बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली रात जूं ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो शशतर ही रह गया था। मैं बीवी से बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो गजब हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैं इस बात पर रजामंद हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा था। मुझे तजस्सुस हुआ कि बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढांप कर रखती। एक दिन मौका पाकर जूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई कि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं, क्योंकि मैं अच्छा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो कमाता भी नहीं था। उम्र में भी मुझसे 10 बरस छोटा था। मैंने अगली ही सुबह अम्मी से बात की और बोला, अम्मी मेरी शादी भी करवा दें। 36 बरस का तो हो चुका हूं, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। अम्मी बेसाख्ता हंस दी और बोली, शान, तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया? फिर इतनी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो अली की शादी है। अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी जल्दी दूसरी शादी अफोर्ड कर सके। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, अली से बड़ा मैं था। उसूल की बात तो ये थी कि आप पहले मेरी शादी करती, मगर आपने मेरा नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? अम्मी के लबों से हर वक्त मुस्कुराहट चिपकी रहती थी। अब भी वो मुस्कुरा कर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? देखना तुम, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। अली की शादी तो मैंने इसीलिए की है क्योंकि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है। बीवी आएगी तो सर पे जिम्मेदारी पड़ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली, ये खा लो। मैंने मुंह बसोर कर कहा, अम्मी आप मुझे हर रोज ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं? अम्मी बोली, शान, तुम तो ये दवाइयां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे गुर्दों का मसला है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से इलाज खराब हो जाएगा। फिर सोचो तो, तुम्हारी शादी कैसे करूंगी मैं? मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। अली की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भाई भाई कहती न थकती थी। जब अली बाहर से आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, मेरी आमद पर खुश हो। मगर अम्मी तो इस कदर लापरवाही बरत रही थी कि जैसे मैं भी सिर्फ 10 बरस का ही हुआ हूं। मुझे तो यूं लगता था कि अम्मी मेरी शादी इसीलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ पर रख दिया करता था। उनको ये डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा मुझसे बदल जाएगा। मैंने अम्मी से कई बार शादी का कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। अल्लाह अल्लाह करके अम्मी को सुंबुल नामी एक लड़की पसंद आ गई थी। अम्मी ने मुझे तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वो इस कदर हसीन थी कि इंतहा ही नहीं। मैंने अम्मी को हाँ कह दी तो मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दिल सोच सोच कर ही खुश होता रहता था कि सुंबुल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली मुझे कहता, भाई अपनी आजादी को यूं कुर्बान मत करें, बीवियां जिंदगी अजाब कर देती हैं। दूर बैठी अली की बीवी उसे घूर कर देखती तो वो बेसाख्ता हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो सजी संवरी सी सुंबुल को मेरे साथ लाकर बिठा दिया गया था। वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। कुछ रस्में वगैरह हुई और फिर रुखसती का शोर उठा और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे कजन्स ने घेर लिया। शाम गहरी होती जा रही थी मगर उन्होंने
मुझे कमरे में जाने की इजाजत ही न दी। रात के 10 बजे अम्मी ने सब लड़कों को बेइज्जत करके सोने के लिए भेज दिया और फिर मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो सुंबुल लहंगा बदल चुकी थी, लेकिन मेरे इंतजार में अब भी बैठी हुई थी। वो पहलू पर पहलू बदल रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या बात है सुंबुल? वो एकदम ही चीखने लगी और रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में शदीद दर्द है। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर है। आप खुदारा मुझे अस्पताल ले चलें। मुझे सुंबुल पर बड़ा तरस आया। मैं उसे सहारा देकर बाहर ले आया। अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में गायनी वार्ड में दाखिल कर लिया था, जबकि मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। तकरीबन 4 घंटे मैं यूं ही बैठा रहा था। तब नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसा कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपसे आपकी बीवी मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे ही चल पड़ा था। बेड पर निढाल से सुंबुल पड़ी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, सुंबुल, किसका गुनाह कोक में लेकर तुम मेरे घर आ गई? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा करते हुए? हां, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। मैं जानता हूं कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर फारिग करता हूं। मेरी बात सुनकर सुंबुल के वजूद में बिजली सी दौड़ गई थी। वो उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे यूं रुस्वा मत कीजिएगा। मैं जानती हूं मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे धुतकार देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? आप मुझे फकत 1 हफ्ते का वक्त दे दें, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। शान, अगर आज आपने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया तो हो सकता है कि कयामत के दिन अल्लाह आपकी लाज रख ले। सुंबुल के अल्फाज ने मुझे झंझोर डाला था। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह उनकी पर्दापोशी करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो फिर मैं कौन होता हूं अपनी बीवी को यूं सरेआम रुस्वा करने वाला? मैं बोला, ठीक है सुंबुल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। सुंबुल रोते हुए हंसती थी, फिर बोली, शान, आप कभी भूल कर भी मेरे बेटे की शक्ल ना देखिएगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे मेरी बीवी के बच्चे से क्या गर्ज था जो मैं उसकी शक्ल देखता फिरता। इसीलिए मैंने सुंबुल से वादा कर लिया, तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज्यादा डर मुझे घर वालों के सवालात का था कि भला उनसे क्या कहूंगा। शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? सुंबुल शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भांप गई थी, इसीलिए बोली, शान, आप घर वालों की हरगिज परवाह मत कीजिएगा, उन सबको मैं मुतमईन कर लूंगी। चूंकि सुंबुल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने हमें डिस्चार्ज कर दिया था। हम सुबह सवेरे घर पहुंचे तो लाउंज में मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि मेरा फिक्र में हाल बुरा हो चुका था। अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शान, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? सुंबुल आगे बढ़कर बोली, अम्मी जी, रात को अचानक ही मेरा गोलगप्पे खाने का मन होने लगा था। मैंने शान से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम पार्क चले गए तो पार्क के पिछले हिस्से में हमें नौमौलूद बच्चे की आवाज आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा वजूद चादर में लिपटा हुआ बेइंतहा रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूं। लाउंज में मौजूद सब लोगों को ही सांप सूंघ गया था। अम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने सुंबुल के हाथ से बच्चा ले लिया और बोली, शान, तुम जानते हो ना, यूं मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया था। वलीमे का फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना यतीम खाने में भेज दिया। सब मेहमान अपने घरों को लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ। बीवी हर वक्त
अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और यूं अपने बेटे का चेहरा मुझसे छुपाती थी जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। मैं बेजार सा रहने लगा था, जबकि अली और उसकी बीवी अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश थे। अली की बीवी उम्मीद से थी। सुंबुल ने अपने बेटे का नाम रजा रखा था। अम्मी भी रजा से मानूस हो गई थी। वो मुझे भी अक्सर समझाया करती थी कि शान, अगर तुम दिल बड़ा करके बच्चा घर ले ही आए हो तो इससे यूं बेगानगी ना बरतो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं अम्मी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। अली को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम दिया था और कुछ अरसे से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे। मुझे लगने लगा था कि शायद ये इस बच्चे की करामत की वजह से हुआ है। सुंबुल का ये बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब सुंबुल को घर जाने का भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मेरा रिस्क कम ना पड़ जाए। मेरा दिल कहता था कि मैं सुंबुल और उसके बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस चीज की नफी करता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज भी जिंदगी बसर नहीं कर सकता था जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। मैं शाम में काम से लौटा तो सुंबुल ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। वो बोली, रज़ा बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई के जेर असर सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। न जाने मैं कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख रज़ा के रोने से खुली थी। मैं उठ बैठा था तो इधर उधर सुंबुल को तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वो अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि सुंबुल को बुला लेता हूं, मगर फिर ख्याल आया कि एक छोटे से बच्चे से ऐसे भी क्या बेजारी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना उठा पाऊं। मगर फिर सुंबुल के कहे हुए अल्फाज आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगे थे कि बच्चे की शक्ल ना देखना, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैंने सर झटक दिया और सोचा कि जो होगा देखी जाएगी, और मैंने दिल कड़ा करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी कि वो तो हूबहू मेरे जैसा था। यूं लगता था जैसे रज़ा मेरी ही फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और सुंबुल कमरे में दाखिल हो गई थी। वो मुझे और रज़ा को साथ बैठे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वो भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, सुंबुल, मुझे बताओ ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से कब्ल किससे शादी कर रखी थी, या फिर शादी के बिना ही तुमने जन्म दिया है इसे? मैं एक एक बात जानना चाहता हूं। सुंबुल बोली, शान, आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं धाड़ कर बोला, जब मैं शादी की पहली रात ही जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूं तो यकीन मानो कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं। सुंबुल शशोपंज में मुब्तला थी। यूं लगता था जैसे फैसला न कर पा रही हो कि सच बताए या फिर झूठ, और फिर दिल कड़ा करके बोली, शान, ये आपका बच्चा है। मैं हंस दिया था। मैं बोला, सुंबुल, तुम जैसी औरत से मुझे इसी किस्म की बात की तवक्को थी। अगर अब मैं मजीद कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूं, और याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुंबुल रोने लगी और बोली, शान, आप मेरा यकीन करें, ये सच में आप ही का बच्चा है। मुझे सुंबुल अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए मैंने कभी भी उसके माजी के मुतालिक सवाल नहीं पूछा था, और आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया था तो उसके झूठ सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। मैं बोला, सुंबुल, तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैंने जिस तरह तुम्हें पहले कबूल कर लिया था अब भी वैसे ही कबूल कर लूंगा।
मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। सुंबुल रोते हुए बोली, शान, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी नजर आने वाली लड़की कितनी तेज निकली है। मैं तो यहां तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 माह तक अपना हमल अपने वालिदैन से और दूसरे लोगों से छुपा लिया था, वो तो सब कुछ कर सकती थी। मैं फैसले की नहज पर पहुंच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं सुंबुल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। इंसान की सिर्फ जबान ही हलाल होती है। जब वो अपनी जबान का ही पास न कर सके तो पीछे बचता ही क्या है। लेकिन रजा, वो मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्तियां याद करने लगा था। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, मगर असल में तो वो सब महज दोस्तियां ही थी। अब तो 5-6 बरस से मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता था कि सुंबुल सच ही कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने सुंबुल का सच आ जाएगा, मैं उसे फारिग कर दूंगा। रात गए मैं घर लौटा तो मैंने सुंबुल से कलाम तक नहीं किया था और सोने के लिए लेट गया था। रजा सारी रात वक्फे वक्फे से रोता रहा था। फजर से चंद घंटे पहले सुंबुल ने मुझे झंझोड़ कर उठा डाला था। वो गुस्से से बोली, पहले तो आपके इल्म में नहीं था कि ये बच्चा आपका है। अब जब मालूम हो ही चुका है तो आपसे मुझे इस कदर बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा है, मगर आपको कोई ख्याल ही नहीं आया। मैं गुस्से से बोला, दवा पिला दो इसको, मेरा सर ना खाओ। सुंबुल बोली, सारी रात 4-4 घंटे के वक्फे से मैं इसको दवा देती रही हूं। इसने ठीक होना होता तो कब का ठीक हो जाता। आप हमें अस्पताल ले चले। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल ले गया। नर्सेज ने उसकी देखभाल शुरू कर दी थी। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट ही करवा लूं। अगली बार जब सुंबुल बोलेगी कि रजा तुम्हारा बच्चा है तो ये उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो मजबूर होकर उसे सच बताना ही पड़ेगा। मैंने सुंबुल से छुपकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलना थी, इसीलिए हम घर आ गए थे। रजा की बुखार का जोर अब टूट चुका था। वो सारा दिन पुरसुकून रहा था। मैं कल का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं और नए दिन का सूरज तुलू हो गया। सुबह 11 बजे मुझे लेबोरेटरी से कॉल आई थी कि आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट्स ले जाएं। मैं धड़कते दिल के साथ लेबोरेटरी पहुंचा तो रिपोर्ट्स हाथ में थामकर मैं सच में लरस गया था। मेरा और रजा का डीएनए मैच कर गया था। ये साबित हो चुका था कि वो मेरा ही बेटा था। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझसे उठना भी महाल हो गया था। जब जरा संभला तो घर की तरफ की राह ली ताकि सुंबुल से माजरा मालूम कर सकूं। मैं घर पहुंचा तो अम्मी और सुंबुल सर जोड़कर बैठी किसी मसले को डिस्कस कर रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वो रिपोर्ट सुंबुल के मुंह पर दे मारी थी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि रजा मेरा बेटा है। अब तुम ही मुझे बताओ कि ये सब क्या कैसे है। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन देखा था। इससे कबल तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? अम्मी बोली, हाँ शान, ये रिपोर्ट सच्ची है। तुम ही इसके बाप हो। मैं अम्मी की जानिब हैरत से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसके झूठ में मिल गई हैं? मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं लहरा कर नीचे गिर गया था। जब होश में आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेंच पर पाया था। मैं सोती जागती कैफियत में था। मुझे लगा जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं। कोई तेज रफ्तार ट्रक मेरी कार से आ टकराया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था।
फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी सुंबुल खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर कह रही थी, मुबारक हो, मैं उम्मीद से हूं आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आंखें खोल दी थी। सामने सुंबुल और अम्मी खड़ी थी। अम्मी मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 1.5 साल कबल मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि सुंबुल तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर सुंबुल उम्मीद से हो गई। तुम दिन रात बच्चे की आमद की खुशी में बेसुकून रहने लगे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापसी पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमे में चले गए थे। तुमने 9 माह एक लाश की तरह बसर किए थे और फिर तुम अल्लाह के फजल से ठीक होकर घर आ गए थे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम सुंबुल को भूल चुके थे। जब तुम घर वापस लौटे तो सुंबुल को मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। तुम दोनों के लिए ही ये इस तरह ये मारपीट अच्छी नहीं थी। वो उम्मीद से थी, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था। और फिर तुम्हारी हालत भी इस तरह ना संभलती, इसीलिए मैंने सुंबुल को उसके मैके भेज दिया था। तुम्हें हर रोज यादाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवा ये कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दों का मसला है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे और अल्लाह के फजल से तुम बेहतर हो गए। अली की शादी पर जब तुमने शादी की रट लगा दी तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं तुम्हें टालती रही और फिर सोच विचार करके चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर सुंबुल को मैं दोबारा रुखसत करके अपने घर ले आई थी। ये सब कुछ हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे छुपाया था। मैं अम्मी की बातें सुनकर अजीब सी हालत से गुजर रहा था और फिर सुंबुल ने मुझे वो सारी तस्वीर और वीडियोस दिखा दी थी जिनमें हमारी शादी हुई। मैं कोमे में रहा और सब कुछ अल्लाह का एहसान था कि मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।